नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम एक नए पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 काव्यखंड के अंतर्गत कवि फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ और गज़ल पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम हमारे कवि फिराक गोरखपुरी के बारे में चर्चा करते हैं। फिराक गोरखपुरी उर्दू फारसी के महान शायर थे। उनका जन्म 28 अगस्त 1896 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। उनका मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था। उन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। बाद में अरबी और फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण की। 1917 ईस्वी में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चुने गए, लेकिन स्वराज आंदोलन से प्रेरित होकर 1918 ईस्वी में पद त्याग दिया। 1920 ईस्वी में इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसके कारण इन्हें 1.5 वर्ष की जेल ही हुई। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक के पद पर कार्य किया। उन्हें गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से अलंकृत किया गया। अंततः सन 1983 में अपनी महान शायरी संसार को सौंपकर स्वर्ग सिधार गए। इनकी रचनाओं की बात करें तो गोरखपुरी जी ने शायरी के क्षेत्र में नए विषयों का पर्दापरण किया, प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा को तोड़ा। अनेक विषयों की खोज कर उन्होंने अनेक रुबाइयाँ, गज़लें आदि लिखी। उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंग शायरी, उर्दू गज़ल और गोई आदि। उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रुमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष में बहुत कम उभर पाए। नज़ीर अकबराबादी, अल्ताफ़ हुसैन, हाली जैसे जिन कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा, उनमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी है। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक गोरखपुरी ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं। यानी एक तरह का संवाद प्रमुख होता है। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की शैली को साधकर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते हैं, वही दिव्य भी है। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। मुझे चांद चाहिए मैयारी, मैं चंद्र खिलौनों लेऊं जैसे बिंब आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलौना है जो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते, छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं। चंदा मामा नदिया के किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल रहे हैं। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है, बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले ना हो, पर जो चंद्राप रिश्ते का मर्म समझते हैं। एक कठिन दौर यह है, घर लौट बहुत
रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते नहीं थे मेले में। लोका देना घुटनियों से लेकर कपड़े पिन्हाया, गेसुओं में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नर्म दमक, जिदियाया बालक, रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग हैं। हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के जिसी गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है। देख, आईने में चांद उतर आया है, चांद की परछाई भी चांद ही है, कल्पना की आंख का भला क्या मुकाबला। रूपवती मुखड़े पे नर्म दमक लाने के लिए छठे क्षमा से पर्व त्योहार पर ही सही कुछ नहीं फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती है। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागे पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध चीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से, वही संबंध भाई का बहन से है। पाठ में फिराक की गजल भी शामिल है। रुबाइयों की तरफ फिराक की गजलों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की भरपूर परंपरा है। इसका अद्भुत नमूना यह है गजल। यह गजल कुछ इस तरह बोलती है कि जिसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है और साथ ही काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गजल की विशेषता मानी जाती है। आज हम फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयों पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम इसके पाठ के सार पर चर्चा करते हैं। फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह में गुले नगमा से संग्रहित किया गया है। इस कविता में कवि ने वात्सल्य रस का अनूठा चित्रण किया है। वात्सल्य रस का अभिप्राय होता है माँ का बच्चे के प्रति प्रेम। जिस तरह से सूरदास जी द्वारा माँ यशोदा और कृष्ण के प्रेम को दर्शाया गया था, यह वात्सल्य भावना से ओतप्रोत कविता है। माँ अपने चांद के टुकड़े को अपने आंगन में खड़ी होकर अपने हाथों में प्यार से झुला रही है। माँ अपने नन्हे बच्चे को अपने आंचल में भरकर बार बार हवा में उछाल देती है, जिससे नन्हे बच्चे की हंसी सारे वातावरण में गूंज उठती है। माँ अपने बच्चे को निर्मल जल से नहलाती है, उसके उलझे बालों को कंघी से संवारती है। बच्चा भी माँ को बड़े प्यार से देखता है। जब माँ अपनी गोदी में लेकर उसे कपड़े पहनाती है। दिवाली के अवसर पर संध्या होते ही घर पुते और सजे दिखते हैं। घरों में चीनी के चमकते खिलौने सुंदर मुख पर नई चमक ला देते हैं। माँ प्रसन्न होकर अपने नन्हे बच्चे के मिट्टी के घर में दीपक जलाती है। बच्चा अपने आंगन में ठिनक रहा है। वह ठिनकता हुआ चांद को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। बच्चा चंद्रमा को मांगने की हट करता है तो माँ दर्पण में उसे चांद उतार कर दिखाना चाहती है। और ये तो बताया गया दीपावली का दृश्य। उसके बाद रक्षाबंधन की समय में बताया गया कि रक्षाबंधन एक रस का बंधन है। सावन मास में आकाश में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। सखी के कच्चे धागों पर लगे लच्छे बिजली के समान चमकते हैं। कवि कहता है कि सावन का जो संबंध घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से है। इसी बिजली के समान चमकते लच्छेदार कच्चे धागों को बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है। तो रुबाइयों जो यहाँ पर ये दी गई है, इस रुबाइयों के अंतर्गत फिराक गोरखपुरी ने दो त्योहारों का वर्णन किया, एक दीपावली के त्यौहार का और दूसरे रक्षाबंधन के त्यौहार का। और इसके अंदर बताया गया कि एक माँ का बच्चे के प्रति प्रेम को दर्शाया गया। जिस तरह से कृष्ण भगवान माँ यशोदा से चांद की मांग करते हैं और
कहते भी हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौनों लेऊं। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी दिखाया गया कि ये जो बच्चा है वो अपनी माँ से चांद की मांग करता है, लेकिन माँ उसे कांच में चांद दिखाकर उसकी मांग को पूरा करती है। तो हम आज पहली 4 पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लुका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। आंगन मतलब घर के अंदर जो आंगन होता है, में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, चांद का टुकड़ा मतलब प्यारा बच्चा, हाथों पे झुलाती, हाथ में लेकर उसे झुला रही है, उसे गोद भरी, गोद में भरकर या आंचल में लेकर, रह रहकर हवा में जो लोका देती है, लोका देती का मतलब उछाल देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, और वो बच्चा खिलखिलाकर हंसता है। कवि का कथन है कि माँ अपने प्यारे बेटे को अपने घर के आंगन में लिए हुए खड़ी है। वह अपने चांद के टुकड़े को अपने आंचल में भरकर हाथों में झुला रही। कहने का अभिप्राय एक माँ जो है अपने बच्चे को गोद में लेकर उसे झुला रही है, अर्थात माँ अपने नन्हे कोमल बच्चे को अपने हृदय से लगाकर अपने आंगन में लिए खड़ी है तथा अपनी बाहों में भरकर अपने हाथों पर झुला रही है। माँ अपने बच्चे को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से भरी हुई है। वह बार बार अपने नन्हे बच्चे को हवा में उछालती है, और जैसे ही अपने बच्चे को हवा में उछालती है तो बच्चा खुश हो उठता है और उसकी खिलखिलाती हंसी संपूर्ण वातावरण में गूंज उठती है। कवि का कहने का अभिप्राय यह है कि अपनी माँ के हाथों में बच्चा खुश होकर खिलखिलाकर हंसने लगता है और उसकी हंसी सारे वातावरण को गुंजायमान कर देती है। लगता है बच्चे की खिलखिलाती हंसी के साथ वातावरण भी हंसने लगा है। तो पहली 4 पंक्तियों में ये बताया गया